इन्वेस्टमेंट की वीडियो सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग, हम सब ने चक्रवृद्धि ब्याज तो सुना होगा स्कूल में जब हम पढ़ते थे। चक्रवृद्धि ब्याज जिसका फॉर्मूला होता था ए इक्वल टू अमाउंट है ये प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर टाइम। यहाँ पर जो पी है वो प्रिंसिपल है, यानी कि जितना अपन ने इन्वेस्ट किया है, और आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, कितना ब्याज अपने को मिल रहा है, और टी जो है वो टाइम है। तो इन दो के ऊपर ही मेन डिपेंड करता है कि अपना पैसा जो अपन ने लगाया है वो कितना गुना होगा, कितने रेट से होगा, कितना टाइम में होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो ए है वो अमाउंट है, यानी कि जैसे पहले साल हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, उसको जोड़ के ये अमाउंट बनता है। इसको बोलते हैं मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, जो रेट है वो 10% का ब्याज पे मुझे मिल रहा है, और टाइम जो है वो अभी अपन नहीं मान रहे हैं, टाइम बाद में देखेंगे। तो पहले साल का जो ब्याज मिलेगा मुझे वो मिलेगा इसका 10%, यानी कि 10,000 रुपये। इंटरेस्ट 1 अपन इसको बोल देते हैं। तो जो अमाउंट है A1 वो बनेगा 1,00,000 प्लस ये जो ब्याज है पहले साल का, इसको मिला के 1,10,000 रुपये अपने पास हो जाएगा। अब जो अगला ब्याज आएगा वो 1,10,000 पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब जो ब्याज आएगा I2 वो आएगा इसका 10%, यानी कि 11,000 रुपये, ठीक है। अब जो अपने पास टोटल पैसा होगा वो होगा 1,10,000 प्लस 11,000, यानी कि 1,21,000, ठीक है। अब जो अगला ब्याज लगेगा तीसरे साल का वो आएगा 1,21,000 का 10%, यानी कि 12,100 रुपये, और जो अमाउंट बनेगा 3 साल के बाद वो बनेगा 13,3,1,0,0, यानी कि 1,33,100 रुपये। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा चौथे साल में, तो ये बनेगा 13,10 रुपये। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ब्याज जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, और ये ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाता है फाइनल, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये अपने अमाउंट के बराबर हो जाता है लगभग, और इससे भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। यानी कि समय के साथ साथ अपना पैसा जो है वो प्रिंसिपल में इतना जुड़ जाता है कि बाद में ये इतना ह्यूज अमाउंट बन जाती है कि इसका इंटरेस्ट भी जो है वो अपने मूलधन से ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 10 साल में, तो 10 साल में क्या होगा कि ये जो पैसा है ना वो देखो कितना हो जाता है। 1,00,000 था, 10%, 10 साल में ये हो जाएगा, अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, 2,59,374, इतना हो गया। अब इसका अगले साल आप देखोगे ब्याज कितना आ रहा है, 25,937 रुपये ब्याज आएगा लगभग 11वें साल का, जो कि पहले साल 10,000 आ रहा था, दूसरे साल 12,000 आ रहा था। अब इसी का अपन बात करें 20 साल में ये कितना हो जाएगा, तो 20 साल में ये हो जाएगा
6,72,750। और अगले साल जो 21वें साल का ब्याज आएगा वो आप देखो 67,275 रुपया आ रहा है। ठीक है, इसका 10%। 30 साल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये बनेगा अमाउंट 17,44,940। अब यहाँ पर तो ब्याज ही आप देखो कितना आ रहा है, 1,74,000 तो ब्याज ही आ रहा है। यानी कि जो अपन ने एक्चुअल पैसा लगाया था, प्रिंसिपल 1,00,000 रुपए, अब 31 साल में जो 31 साल ब्याज है, 31 साल जो ब्याज मिलेगा अपने को, वही 1,74,000 आ रहा है। यानी कि जो अपन ने शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया था उससे भी ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि ब्याज फिर इतना ज़्यादा हो जाता है, और फिर ये इसमें जुड़ जाएगा, फिर उस पे ब्याज लगेगा, फिर वो उसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इतना ह्यूज अमाउंट क्रिएट हो जाता है लास्ट में। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। 40 साल की अगर अपन लिखें तो ये हो जाएगा 45 लाख। अब देखो कितना तेजी तेजी से ये बढ़ रहा है, क्योंकि ब्याज ही इतना ज़्यादा बाद में हो जाता है कि फिर जो है मूलधन जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही छोटा लगने लगता है। अब यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो 4 लाख आएगा सीधा। फिर जब वो उसमें जुड़ेगा तो ये वैल्यू ही 50 लाख आ जाएगी। फिर 50 लाख पे 50 है, 5 लाख का ब्याज आएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये टाइम के साथ साथ ये जो ब्याज है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में ये बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करता है अपने लिए। ठीक है, अब अपन एक रेट के हिसाब से देखते हैं कि अलग अलग टाइम में और रेट में चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे 1,00,000 रुपए में लेता हूँ और उसको मैंने 15% के रेट पे 10 साल के लिए लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो जो मेरा अमाउंट बनेगा वो 4 लाख रुपए हो जाएगा। 4 गुना हो गया। यही मैं अगर 20 साल के लिए करूँ 15%, तो जो अमाउंट बनेगा वो लगभग लगभग 16 लाख बनेगा। और जो 30 साल अगर मैं इसको कर देता हूँ टाइम को, तो ये बन जाएगा लगभग लगभग 64 से 66 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम के साथ साथ। आप देख रहे हो जितना टाइम ज़्यादा हो रहा है, 20 साल के लिए लगाया तो 16 लाख हो गया, 30 के लिए लगाया तो 64 हो गया। टाइम बढ़ रहा है तो पैसा और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहीं पर अगर मैं इंटरेस्ट को चेंज कर दूँ, इंटरेस्ट का क्या रोल है, टाइम का तो रोल पता चल ही गया। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है बाद में जो है पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, वहीं पर मैं 25% कर देता हूँ और 10 साल के लिए मैं देखता हूँ, तो ये 10 साल में ही मेरा 9,31,000 हो जाता है। यहाँ पर 4 लाख हो रहा था 15% में, लेकिन यहाँ पर 9 लाख हो गया। उसी को अगर मैं 20 साल के लिए कर देता हूँ 25% की रेट पर, तो ये हो जाता है 86 लाख। कहाँ, वहाँ 16 लाख हो रहा था और यहाँ 86 लाख हो रहा है। 30 साल के लिए अगर मैं कर देता हूँ तो ये लगभग लगभग 8 करोड़ हो जाता है, 8 सी। तो आप ये समझो कि रेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। टाइम का तो है, टाइम का तो है, ये तो कोई बात ही नहीं है, टाइम का तो है ही सही रोल। लेकिन रेट का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप 20% से रेट को बढ़ा के 25% कर दोगे या 25% से 30% कर दोगे, तो देखोगे कि बाद में बहुत ह्यूज अमाउंट क्रिएट होता है, ह्यूज वेल्थ क्रिएट होती है। ठीक है, वेल्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी बाद में। तो ये जो है मेरी नज़र में जो है वो रेट का बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसमें आप ये देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, रेट अगर अच्छा मिल रहा है तो फिर आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना आसान हो जाता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन रेट अगर कम है, ठीक है, जैसे 10% ही है रेट और एक जगह 30% मिल रहा है, 30% में अगर आप देखोगे बाद में ह्यूज वेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, लेकिन 10% के इंटरेस्ट रेट से जो वेल्थ क्रिएट होगी वो उतनी नहीं हो पाएगी, होगी तो सही लेकिन टाइम ज़्यादा लेगी फिर ये। लेकिन यहाँ पर 30% के जो रेट है उससे कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक बहुत अच्छा यहाँ पर
मैं मानता हूँ बहुत बड़ा रोल है। और इसको आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप सोच रहे हो मैं ये कहाँ से निकाल रहा हूँ, ये एसआईपी कैलकुलेटर होता है। ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर दो तरीके, एक तो एसआईपी होती है जो आप मंथली अपन लगाते हैं, मंथली आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मंथली उसमें पैसा डाल दो, कितना जैसे 2000 मंथली करना है, कितना रेट आपको मिल रहा है उस हिसाब से डाल दो, 10% 20% जो भी है, टाइम डाल दो, तो फिर वो बता देगा फाइनल अमाउंट कि हाँ इतना पैसा आपको मिलेगा। एक होता है आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर दो, लमसम अमाउंट जो है, लमसम अमाउंट जो है वो कर दो, जैसे मैं 1 लाख रुपए एक ही बार में इन्वेस्ट कर दूँ, छोड़ देता हूँ उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% या 20%, जो भी आपको सूटेबल लगे, और टाइम देख लो फिर उस हिसाब से भाई, 10 साल के लिए मुझे करना है या 20 साल के लिए मुझे लगाना है, तो वो अमाउंट बता देगा फाइनल कि हाँ इतना आपका अमाउंट बन जाएगा। तो जब आप इसको चेंज करके और खुद ट्राई करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि अलग अलग रेट पे अलग अलग टाइम पर जो पैसा अपना बन रहा है वो कितना ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और रेट का कितना ज़्यादा रोल है, और टाइम का, वो टाइम का भी है लेकिन टाइम से ज़्यादा रेट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वेयर टू इन्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि अपन ने ये तो जान लिया कि रेट जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये तो जाना ही नहीं कि कौन से जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर कितना रिस्क है, कितना वहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, ये तो अपन ने जाना ही नहीं, तो इसके बारे में जानेंगे कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर बचना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।